हेलो एवरीवन। तो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का क्या मतलब होता है? जुड़ना, मिलना। ठीक है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, ये हमने अभिकारक पढ़ा था, ये हमने उत्पाद पढ़ा था। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। दो चीज़ें आपस में जुड़कर एक तीसरी चीज़ बना रही हैं, दो अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद बना रहे हैं, उसे हमने क्या बोला? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। जैसे C+O2 इज इक्वल टू CO2, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, CaO प्लस H2O। CaO क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा? Ca आ गया। ठीक है। O हमारे पास कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ब्रैकेट में लिखकर इनको, अब Ca इनको हमने ब्रैकेट में लिखा और अपॉन में 2 कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है। जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस आपको पता है CH4 मीथेन होती है। जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे जलाएंगे तो क्या होगा? CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा, और इसमें क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी ऊष्मा भी निकलेगी। ठीक है। ऐसे ही श्वसन क्या है? जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो श्वसन क्या है? वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें C6H12O6 ग्लूकोज का विखंडन होता है। क्या होता है? जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो क्या बनता है? CO2, वाटर, और साथ में ऊष्मा निकलती है। ठीक है। तो ये सब हमारी हो गई संयोजन अभिक्रिया। C6 ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है। दो चीज़ें आपस में मिलकर क्या बना रही है? CO2 प्लस वाटर, और ऊष्मा निकल रही है। चलो नेक्स्ट में हम देखेंगे वियोजन। अभी तक हमने पढ़ा था संयोजन में क्या होता है? दो चीज़ें आपस में जुड़कर तीसरी चीज़ बना रही है। वियोजन में हम क्या पढ़ेंगे कि एकल अभिकारक टूटकर, उसमें मिलकर बन रहा था, इसमें टूटकर बन रहा है। एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहे हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। इसमें क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन। इसमें ऊष्मा का यूज़ होता है, तब जाकर एकल अभिकारक टूटकर ऊष्मा की हेल्प से क्या बनाते हैं? दो या दो से अधिक उत्पाद। जैसे फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा की प्रेजेंस में फेरस सल्फेट का क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, SO2 बनेगा और SO3 बन जाएगा। ये हमारा किस रंग का था? हरे रंग का था, जो कि बाद में ऊष्मा की प्रेजेंस में चेंज हो गया लाल भूरे रंग में। ठीक है। इसके बाद है चूना पत्थर क्या होता है? CaCO3। ठीक है। CaCO3 में क्या होगा? बिना बुझा चूना बन जाएगा और CO2 बनेगा ऊष्मा की प्रेजेंस में। तो ये भी हमारा किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। इसमें क्या होता है? देखो, विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित करके जो वियोजन होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या है? बैटरी की हेल्प से, ये इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की हेल्प से जो वियोजन हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन अलग हो रही है, हाइड्रोजन अलग हो रही है, तो विद्युत की हेल्प से दोनों चीज़ें आपस में अलग हो रही है। वाटर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है और ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है। ठीक है। ये किसकी हेल्प से हो रहा है? विद्युत धारा की हेल्प से। इसको हम क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन। ठीक है। इसके बाद है प्रकाशीय वियोजन में क्या होगा? सूर्य के प्रकाश की हेल्प से एकल अभिकारक
टूटकर दो उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, और नीचे AgBr, Ag अलग हो गया और Br2 अलग हो गया। अब इस अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी? ऊष्मा की, प्रकाश की और विद्युत की, ठीक है। उन्हें हमने बोला ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे कि आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ जब जुड़ेगा, जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो आयरन क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, और कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है। तो क्या होगा? आयरन आके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि आयरन जो था वो आकर सल्फेट के साथ जुड़ा और कॉपर हमारा अलग हो गया। तो क्या किया? अधिक अभिक्रियाशील धातु ने कम अभिक्रियाशील धातु को वहाँ से विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो इस अभिक्रिया का नाम हो गया विस्थापन अभिक्रिया। जैसे लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? हमने पढ़ा, जब हमने फेरस सल्फेट बना तो क्या हुआ? यहाँ पर लाल भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई इस पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे जिंक कॉपर सल्फेट। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ जब जुड़ेगा तो कॉपर क्या है? कम अभिक्रियाशील धातु है, ये अलग हो जाएगा और जिंक जाके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम कर रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है? अभी हमने विस्थापन पढ़ा था जिसमें क्या था? एक ही चीज़ विस्थापित हो रही थी, ओनली जिंक विस्थापित हो रहा था, पर यहाँ पे नाम दिया गया द्विविस्थापन, मतलब दो चीज़ें विस्थापित हो रही है। जैसे ये क्या है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 और BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या होगा? Na क्या होता है? सोडियम, ये जाके क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना? NaCl। Na के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं और क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो बन गया 2NaCl। और बेरियम आकर सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा उपचयन एवं अपचयन। अब उपचयन क्या होता है? उपचयन क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन में कमी आती है। जैसे जब हम कॉपर के साथ ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कॉपर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के साथ जब हमने ऑक्सीजन को जोड़ा तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गई और वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। दूसरा, कॉपर में जब हम ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ गई, ठीक है। इसके बाद कॉपर ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस, जब इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर क्या हुआ? कॉपर से ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुई और यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन का ह्रास हुआ, ठीक है। H2O से क्या हुआ? H2 हुआ, H2 बना, मतलब वाटर से हाइड्रोजन गैस निकली, और कॉपर से क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है,
और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर ऊपर पढ़ा था अभी हमने, देखो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से जब हम कॉपर बनाएंगे तो ये क्या हो गया हमारा, अपचयन। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी आ गई, ऑक्सीजन हट गया और H2 हाइड्रोजन गैस वाले में जाकर क्या बना दिया, वाटर। हाइड्रोजन गैस से ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन गैस के साथ जुड़ा और यहाँ पर क्या बना दिया, वाटर। मतलब यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से हटके सिर्फ कॉपर रह गया, मतलब यहाँ ऑक्सीजन की कमी आई तो क्या बन गया, अपचयन। और यहाँ पर ऑक्सीजन जाके जुड़ गया तो क्या बन गया, उपचयन, ठीक है। अब इसके बाद है, अच्छा एक बात और है कि जहाँ ये दोनों अभिक्रियाएं इकट्ठी हो रही है, इस पूरी प्रोसेस को हमने नाम दिया गया रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। चलो इसके बाद है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है जब उपचयन होता है? उपचयन मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या होता है, संक्षारण। इसमें क्या होता है, कोई भी धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो क्या होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि लोहे की वस्तु पर जंग लग जाती है, चांदी पर काली परत जम जाती है, ठीक है, तांबे के ऊपर हरी परत हो जाती है। ये सारे उदाहरण हैं हमारे संक्षारण के। इसके बाद है यशद लेपन, विद्युत पेंट और विद्युत लेपन और पेंट, इन तीनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी धातुओं को संक्षारण होने से बचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत मतलब खराब होना, गंधिता मतलब स्मेल आना। जब कोई चीज़ खराब होती है तो स्मेल आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, जब भी कोई वसा से युक्त या तेल से युक्त सामग्री खाने की वायु के संपर्क में आती है, जो वायु के संपर्क में आएगी तो उपचयित हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के एडिशन होने पर क्या होता है, उपचयित हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में भी परिवर्तन आ जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रति ऑक्सीकरण का उपयोग कर सकते हैं। उसको वायु रोधी बर्तन, मतलब बर्तन को ढककर रख सकते हैं ताकि उसमें वायु ना एंटर कर जाए, और वायु के स्थान पर हम नाइट्रोजन गैस से भी इसको खराब होने से रोक सकते हैं। इसके बाद है शीतलन द्वारा। शीतलन मतलब रेफ्रिजरेटर में रखकर उसको बचा सकते हैं नमी के संपर्क में आने से। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।